हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टार फिश के एक्सटर्नल फीचर्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि सितारा मछली के बाह्य लक्षण, जल संवहनी तंत्र एवं वर्गीकरण, जो कि हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का एक टॉपिक है। उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका क्या है, आकारिकी का वर्णन कीजिए, या फिर पूछा जाए कि आप स्टारफिश जो होती है सितारा मछली के जल संवहन तंत्र का वर्णन कीजिए, किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो हम उसमें ये लिख सकते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन जो कि हमें लिखना जरूरी होता है, उस पर नंबर जरूर मिलते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्वभाव एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं और इनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। ये समुद्रवासी स्वतंत्र प्राणी है और ये रेतीले या मिट्टीदार तली में या चट्टानों या फिर कवचों के ऊपर चलते पाए जाते हैं। सभी सागरों में ज्वार चिन्हों से गहरे जल तक ये मिलते हैं और ये मांसाहारी होते हैं तथा इनका भोजन क्रस्टेशियन, पोलीकीट एवं मोलस्क जंतु होते हैं। ये स्वांगोच्छेदन यानी कि ऑटोटोमी तथा पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन में भी रीजनरेशन भी प्रदर्शित करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनकी कैसी होती है हम डायग्राम में देखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हमारी स्टारफिश या फिर हम इसको एस्टेरियास भी बोलते हैं, इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा वो है एबोरल व्यू और सेकंड है हमारा ओरल व्यू। तो आप देख सकते हैं इनमें हमारे पाए जाते हैं सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और जो हमारे मैड्रेपोराइट हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और मार्जिनल स्पाइंस, माउथ, आर्म्स, ट्यूफिट्स पाए जाते हैं। तो आप बना सकते हैं ये देखकर यहाँ पर। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी लिखते हैं। बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है? ये अधिकतर पंचभुजीय अरीय सममिति होती है और एस्टेरियाज यानी कि सितारा मछली के शरीर में एक अस्पष्ट केंद्रीय डिस्क होती है, जो भी हमने देखी थी, यानी कि सेंट्रल डिस्क, जिससे 5 लंबी एवं सुंडीय रश्मियां भुजाएं निकलती हैं। 5 भुजाएं भी इसकी देखिए। और कुछ वंशों जैसे कि सोलेस्टर में भुजाओं की संख्या 7 से 14 यानी कि 5 से अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि 5 ही होती है, कुछ में वंशों में इससे अधिक भी होती है। और इनका औसत व्यास 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनका शरीर अत्यंत चपटा होता है, जिसमें मुख सतह और अपमुख सतह स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अब हम मुख सतह के बारे में। मुख सतह में क्या होता है कि यह सतह अधरतल की ओर होती है और इस सतह की केंद्रीय डिस्क के मध्य में एक छिद्र एक्टिनोस्टोम या मुख होता है और यह पंचभुजीय छिद्र होता है। मुख के प्रत्येक कोण से एक अरीय संकरी एम्बुलेक्रल खाच आरंभ होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, ओके, जो कि क्या है, यहाँ तक वापस ये जा रही है अंदर तक, जो अपने सामने की भुजा की निचली सतह की मध्य रेखा में भुजा के सिरे तक फैली रहती है और प्रत्येक एम्बुलेक्रल खाच में छोटे छोटे नली आकार आकुंचनशील उभारों की 2 दोहरी पंक्तियां होती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोहरी पंक्तियां यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड है दोहरी पंक्तियां होती हैं। और उसके बाद दिया गया है इन उभारों को पोडिया या नालपात कहते हैं, यानी कि या तो हम इनको पोडिया बोलते हैं या फिर ट्यूफिट्स बोलते हैं। और नालपात के सिरों पर चूसक होते हैं यानी सकर्स। ये प्रचलन भोजन पकड़ने तथा श्वसन करने में सहायता करते हैं। उसके बाद होती है इनकी एबोरल सरफेस यानी कि अपमुख सतह, और यह शरीर की ऊपरी सतह होती है। इस सतह पर असंख्य छोटे छोटे अचल कैलकेरियाई सूल या गुलिकाएं होती हैं, जो भुजाओं की लंबी अक्षों के समांतर अनियमित पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। केंद्रीय डिस्क की अपमुख सतह पर केंद्र के निकट एक छोटा एनस या गुदा होता है। किन्हीं 2 भुजाओं के बीच एक अंतः अरीय स्थान में चपटा वृत्ताकार क्षेत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं मैड्रेपोराइट कहते हैं। और यह एक छलनी के समान प्लेट होती है, जिसमें छिद्रदार असंख्य संकरी और अरीय खांच होती है। इनके छिद्र शरीर के अंदर जल संवहनी तंत्र में खुलते हैं। तो देखते हैं अब हम, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मैड्रेपोराइट है
और यहाँ पर क्या है, इसके बीच में माउथ भी पाया जाता है। ये ट्यूब फिट्स नालपाद की जिनकी हम बात कर रहे थे, जिसमें सकर्स चूसक भी पाए जाते हैं। और एबोरल व्यू जो होता है ये हमारा एक ऊपरी परत होती है इसकी। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टारफिश। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टारफिश में सबसे पहले फाइलम जो होता है वो होता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद सबफाइलम होता है हमारा इल्यूथ्रोजोआ। और उसके बाद क्लास होती है एस्टेरॉयडी, सब क्लास होती है यूएस्टेरॉयडिया, और ये हमारा एस्टेरॉयडिया। और ऑर्डर है हमारा फोर्सिपुलेटा, जीनस होता है एस्टेरियाज एंड स्पीसीज होती है र्यूबेंस। ये हो गई हमारी स्टारफिश की मोर्फोलॉजी। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। और ये है हमारा स्टारफिश का क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहनी तंत्र। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, सितारा मछली का जल संवहनी तंत्र। तो यह मुख्यतः गमन क्रिया में सहायक होता है और यह प्रगुहा यानी कि कोलम का ही एक रूपांतरित भाग और नालों का तंत्र है, यानी कि नालों से मिलकर बना होता है, कैनल्स से, जिसमें समुद्र जल एवं अमीबाब कणिकाएं पाई जाती हैं। इसकी सभी नालों की भित्तियां पेशीय होती हैं और अंदर से पक्षमाभित यानी कि सिलिएटेड उपकला द्वारा आस्तरित रहती हैं। तारा मछली में जल संवहनी तंत्र के विभिन्न भाग निम्न हैं। कौन से हैं वो भाग देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैड्रेपोराइट या फिर पिर्रंध्रक। तो यह मोटी वृत्ताकार छलनी के समान प्लेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। डायग्राम में भी हम देखेंगे। यह केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह पर स्थित होती है और इसकी सतह पर असंख्य महीन विकिरणित खांचे होती हैं। इसकी सतह पर विकिरणित खांचे होती हैं और जिनमें लगभग 250 छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र एक रंध्र नाल में खुलता है और सभी रंध्र नाले यानी कि पोर कैनल्स आपस में मिलकर बड़ी संग्राहक नालों यानी कि जो हमारी कलेक्टिंग कैनल्स होती हैं उनका निर्माण करती हैं। और संग्राहक नाले अंत में पिर्रंध्रक के नीचे कोषनुमा तुम्बिका यानी कि जो हमारा एम्पुले होता है उसमें खुलती हैं तथा तुम्बिका असमनाल से जुड़ी रहती है। असमनाल यानी कि हमारी स्टोन कैनल जो डायग्राम में दिखाई गई है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। ये देखिए यहाँ पर मैड्रेपोराइट आपको दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और ये एम्पुले यहाँ पर आपको दिख रहा है जो भी हमने पढ़ा, रेडियल कैनल्स, रिंग कैनल्स यहाँ पर आपको रिंग टाइप की दिख रही है ये। और ये है हमारी स्टोन कैनल्स, ठीक है। एंड ये होती हैं हमारी टेडमैन बॉडीज। तो अब देख लेते हैं, इसकी भी हम थ्योरी लिखने वाले हैं कि कैसे लिखें। असम नाल, इसे प्ररंध्रकी नाल भी कहते हैं और यह एक एस आकार की नाल होती है जो मुख्यतः क्या है, मुख तल पर मुख के चारों ओर स्थित एक वलय नाल में खुलती है। इसकी भित्ति के आंतरिक आस्तर में लंबी कोशिकाएं होती हैं जिन पर पक्षमाभ या कसाब यानी कि फ्लैजेला होते हैं जो जल को नाल के अंदर खींचते हैं। और एक शिशु तारा मछली में तो असम नाल एक सरल नली की भांति होती है, परंतु जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती जाती है इसकी जो अवकाशिका है उसमें स्पष्ट कटक यानी कि जो रिड्ज होता है और सर्पिल रूप से कुंडलित 2 लैमेले विकसित हो जाती हैं। असम नाल और अक्षीय अंग यानी कि एक्सेल ऑर्गन्स एक प्रगुह्य कोष अक्षीय कोटर में बंद रहते हैं और ये तीनों रचनाएं मिलकर अक्षीय कॉम्प्लेक्स बनाती हैं यानी कि एक्सेल कॉम्प्लेक्स हमारा बनाएंगी। उसके बाद दी हुई है यहाँ पर रिंग कैनल्स जो भी हमने देखे। यहाँ पर ये रिंग कैनल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये एक चौड़ी तथा पंचभुजीय नाल है जो ग्रसिका के चारों ओर एक वलय का निर्माण करती है। और जो टीडमेंस की रचनाएं होती हैं ये गोलीय पीले रंग के ग्रंथिल कोष हैं, गोल हैं, जो वलय नाल में भीतरी तल पर खुलते हैं। प्रायः इनकी संख्या 9 होती है और इन रचनाओं का कार्य जो है वो अज्ञात है। उसके बाद 5th पर पाई जाती है हमारी पोलियन आशय यानी कि पोलियन वेसिकल्स। ये पतली भित्तियुक्त संकुचनशील संरचनाएं हैं जो अंतर त्रिज्याओं पर स्थित होती हैं और ये वलय नाल यानी कि रिंग कैनल्स के बाहरी तल पर खुलती हैं।
इनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है और इनमें जल संचित रहता है तथा ये संभवतः जल संवहन तंत्र में दबाव को नियमित रखने का कार्य करती हैं। दबाव को नियमित रखने का कार्य करती हैं हमारी पोलियन वेसिकल्स, यानी कि जो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें प्रेशर को जो नियमित रखती हैं वो रखती हैं हमारी पोलियन वेसिकल्स। उसके बाद होती हैं अरिये नाले यानी कि रेडियल कैनल्स। प्रत्येक त्रिज्या पर वलय नाल से एक अरिये नाल निकलकर अपनी संगत भुजा में सिरे तक जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल कैनल्स। उसके बाद पाई जाती हैं इनमें पार्श्व नाले यानी कि लैटरल कैनल्स। प्रत्येक अरिये नाल से संगत भुजा की संपूर्ण लंबाई में संकरी पार्श्व नालों या पादाब नालों की 2 श्रेणियां निकलकर इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक छोटी नली के बाहरी और अंदर के तलों पर एक एक लंबी नाल तथा इसके सम्मुख छोटी नाल उपस्थित होती है और प्रत्येक नाल एक नाल पाद यानी कि ट्यूब फीट में खुलती है। इसके छिद्र पर उपस्थित कपाट जो वॉल्व होते हैं वो द्रव के उल्टे प्रवाह को रोकता है, यानी कि जो द्रव या फिर जल इसके अंदर जा रहा है वो वापस ना आए, उसके उल्टे प्रवाह को रोकता है। उसके बाद लास्ट जो पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं ट्यूब फिट्स। प्रत्येक भुजा में नाल पादों की 4 पंक्तियां होती हैं तथा इसमें 3 भाग यानी कि एम्पुला जिसको हम तुम्बिका भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था, और पोडियम यानी कि पादक तथा चूसक सकर्स पाए जाते हैं। ये था हमारा स्टार फिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड उसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन के आए आप इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन, मोर्फोलॉजी एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही इसमें सिलेबस में हमारे दिया गया है। थैंक यू।